एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कराता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, आइए जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो आज के सेशन में मैं आपको क्लास 9th की सोशल साइंस में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संस्थाओं के कामकाज का कंप्लीट रिवीजन प्रोवाइड कराने वाली हूं। और आज इस कंप्लीट रिवीजन का आज हम पार्ट 1 देखेंगे, इसके बाद जो है हम पार्ट 2 पे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस कंप्लीट रिवीजन के पार्ट 1 में हमें क्या क्या जानना है। एक बार इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ, इस चैप्टर के परिचय की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पे आपको जो है दिख रहा होगा, परिचय के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। इन 2 पॉइंट्स में हम क्या क्या जानने वाले हैं। जैसा कि इसके पहले हमने जाना था लोकतांत्रिक सरकार के बारे में जाना था, जनप्रतिनिधियों को चुनने के बारे में जाना था, चुनाव प्रणाली के बारे में जाना था, ओवरऑल कहा जाए तो चुनावी राजनीति के बारे में जाना था। और चुनाव के माध्यम से हमने अपने नेता को कैसे चुनना है उसके बारे में जाना था। तो क्या सिर्फ एक जनप्रतिनिधि ही पूरे देश को चला सकता है? क्या एक नेता ही पूरे देश को चला सकता है? अन्य संस्थाओं की या अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक देश को चलाने के लिए कई सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, कई सारे शासकीय और प्रशासकीय अधिकारियों की आवश्यकता होती है। तो इस चैप्टर में संस्थाओं के कामकाज में हम यही जानेंगे कि हमारे देश में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्थाएं हैं, जिसके माध्यम से हमारे देश का शासन बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो चलिए इसमें परिचय के अंतर्गत जो आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, पहला पॉइंट है प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। जब कोई पॉलिसी बनती है तो उसका फैसला क्या सिर्फ एक व्यक्ति लेता है? क्या सिर्फ एक व्यक्ति के बोलने से और उसी के मानने से और उसी के निर्णय के आधार पर कोई डिसीजन ले लिया जाता है? फिर उसके बाद हम जानेंगे कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत में राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों सिर्फ एक प्रतिनिधि ही शासन को नहीं चला सकता, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे हमारे देश की संसद के बारे में, यानी कि भारत की पार्लियामेंट के बारे में। भारत की पार्लियामेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की पार्लियामेंट के 2 सदन है, भारत की संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। इनके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे हम राजनीतिक कार्यपालिका और स्थानीय कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है और स्थानीय कार्यपालिका क्या होती है, इसमें हम जानेंगे हमारे राष्ट्रपति के बारे में, हमारे देश के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बारे में। साथ ही साथ एक बात और बताने लायक है यहाँ पे आपको कि जैसा कि मैंने अभी तुरंत पहले ही बोला था कि भारत की संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। साथ ही साथ भारत की सदन के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखें हम, उसके बाद जानेंगे हम राज्य विधानमंडल के बारे में। राज्य विधानमंडल यानी कि जिस तरीके से देश को चलाने के लिए संसद होती है, उसी तरीके से हर राज्य की अलग अलग, हर राज्य को चलाने के लिए राज्य विधानमंडल होता है। उसके भी 2 सदन होते हैं। उसके 2 सदन कौन कौन से होते हैं? विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। इनकी कार्यप्रणाली के बारे में जानेंगे, इनमें कौन से व्यक्ति कैसे काम करते हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे भारत की न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, भारत की जुडिशियरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे भारत के उच्च न्यायालय यानी कि हर राज्य के हाई कोर्ट के बारे में। उसके बाद जानेंगे राज्यों के जिलों में स्थापित न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय, जो कि हर राज्य में स्थापित होते हैं। तो हर राज्य में उच्च न्यायालय के अधीन भी कुछ
न्यायालय होते हैं, कुछ अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जो कि जिलों में स्थापित किए जाते हैं, जिलों के अधीन भी कुछ न्यायालय होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो इस तरह से जो है इन सारे स्टेप्स में हम अपने इस चैप्टर को, जो कि संस्थाओं का कामकाज है, उस चैप्टर को इन चरणों में, इन बिंदुओं में, इन पॉइंट्स में, इन स्टेप्स में अपन सारा कंप्लीट करते हुए जाएंगे और समझेंगे कि भारत की जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उनका कामकाज कैसे चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि इसमें हम जानेंगे कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो जानते हैं कि नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज के लिए, किसी भी सरकारी काम के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया जाता है, जिसे गवर्नमेंट ऑर्डर भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसको कार्यालय ज्ञापन भी कहा जाता है। फिर उस सरकारी आदेश को उस सरकारी आदेश का निर्णय लेने के लिए जो है कई सारे व्यक्ति होते हैं, ना कि सिर्फ एक मंत्री होता है, ना कि सिर्फ एक नेता होता है, ना कि सिर्फ एक प्रतिनिधि होता है। सिर्फ एक प्रतिनिधि जिसे जनता के माध्यम से चुना गया है, जिसे आपने और हमने चुनाव के माध्यम से चुना है, सिर्फ वो व्यक्ति अकेला निर्णय नहीं ले सकता। इसमें कई लोगों की भूमिका होती है। एक फैसले पर, एक सरकारी ऑर्डर पर, एक सरकारी आदेश के निर्णय लेने के लिए कई सारे लोगों की भूमिका होती है, जैसे मंत्री की भूमिका होती है, अधिकारी की भूमिका होती है, एक हस्ताक्षरकर्ता होता है, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, मतलब कुछ मामलों में जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है। जैसे कि जब कोई बिल पास होना हो, किसी बिल को एक्ट बनाना हो, किसी विधेयक को अधिनियम का दर्जा देना हो, तब राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ कुछ मामलों में भारत के सेक्रेटरी की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, भारत सचिव की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगर निर्णय संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है, उस एक्ट से संबंधित, अधिनियम से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, किसी योजना से संबंधित, किसी प्लान से संबंधित, किसी नीतिगत फैसले से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उन विवादों का निपटारा करने के लिए हमारे पास है न्यायालय। ठीक है, तो उन विवादों का निपटारा करने के लिए हमारे पास है न्यायालय। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हम तीन चीजों की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी बात कर रहे हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का रोल यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है? विधायिका यानी कि जो कानून बनाएगी, कार्यपालिका यानी कि जो कानून को लागू करेगी, उसके बाद आती है न्यायपालिका, यानी कि अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है उस कानून को लेके, तो न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका उस कानून के जो विवाद हैं उनका निपटारा करने में सहायता करेगी। तो इस तरीके से जो है प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं इसमें हमने जाना। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको बोला कि एक सरकारी आदेश होता है, एक गवर्नमेंट ऑर्डर होता है। वो कैसे होता है? यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इसमें आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे एक तारीख दिखाई दे रही होगी। साथ ही साथ तारीख के आप इस तरफ देखें, इस तरफ नजर डालें तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। ये आदेश नंबर या ऑर्डर नंबर कहा जाता है, या फिर उसको एक लेटर नंबर भी कहते हैं। तो इस नंबर और इस तारीख का क्या महत्व है, क्यों मैंने ये दो चीजें आपके सामने मेंशन करी? तो ये जो नंबर है, ऑर्डर नंबर है, इसी के नाम से किसी आदेश को जाना जाता है। इसी के नाम से हर लेटर का, हर आदेश का अलग अलग नंबर होता है। तो इसी नंबर के माध्यम से अलग अलग आदेश या अलग अलग ऑर्डर को या अलग अलग लेटर को जाना जाता है। उसके बाद जो है एक डेट यहाँ पे लिखी होगी, तो उस ऑर्डर के साथ इस डेट को मेंशन करना भी आवश्यक है कि किस डेट को ये सरकारी आदेश जो है जारी किया गया या गवर्नमेंट ऑर्डर जो है जारी किया गया। ठीक है, तो ये जो है, ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, ये जो सरकारी आदेश यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मामले में जो है ये आदेश जारी किया गया था। आगे कई सारे विवाद भी उत्पन्न हुए, कई सारे आयोगों की स्थापना भी हुई। ठीक है, न्यायालय में भी ये मुकदमा गया, कई सारे विवाद भी हुए, लेकिन वर्तमान में भारत में जो है अभी
कहीं भी 27% आरक्षण जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए नहीं है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से यहाँ पे क्या दिखाया गया है आपको, जिसके माध्यम से आपको जो है दिखाया गया है कि सरकारी आदेश कैसा होता है, सरकारी आदेश में नंबर कैसा होता है और उस नंबर के जरिए ही उस सरकारी आदेश को जाना जाता है। साथ ही साथ आदेश के बाजू में एक तारीख लिखी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि इस नंबर का सरकारी आदेश इस तारीख को जारी किया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, तो चलते हैं आगे। अब राजनीतिक संस्थाओं की बात हम करें, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है संस्थाओं का कामकाज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो संस्थाएं हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं, 3 भागों में बटी हुई हैं। यहाँ पे आपको दिख रही होगी विधायिका, कार्यपालिका और उसके बाद आपको नजर आ रही है न्यायपालिका। तो विधायिका क्या होती है? विधायिका यानी कि जो देश के लिए कानून बनाती है। विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है देश के लिए कानून बनाना। उसके बाद हम देखें कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का क्या काम है? कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना। ठीक है, विधायिका क्या करेगी? देश के लिए कानून बनाएगी। उसके बाद कार्यपालिका क्या करेगी? कानूनों को लागू करेगी। उसके बाद न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका जो है उन कानूनों की समीक्षा करेगी। समीक्षा करने से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे समीक्षा करने से ये मतलब है कि अगर उस कानून को लेके कोई विवाद उत्पन्न होता है, उस कानून को लेके अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों का निपटारा करने की जिम्मेदारी भारत की न्यायपालिका की है। तो इस तरीके से भारत की राजनीतिक संस्थाओं को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आगे हम इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे हम देखें, संघ सरकार की बात करें। संघ सरकार की बात करें तो संघ सरकार, जैसा कि अभी हमने पिछले फ्लो चार्ट में देखा, पिछली स्लाइड के फ्लो चार्ट में हमने देखा कि राजनीतिक संस्थाओं को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब इस फ्लो चार्ट में अपन समझ लेते हैं कि कार्यपालिका के अंतर्गत क्या आता है, विधायिका के अंतर्गत क्या आता है और न्यायपालिका के अंतर्गत क्या आता है। सॉरी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नजर डालें तो यहाँ पे आपको जो है संघीय कार्यपालिका लिखा नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है संघीय व्यवस्थापिका और यहाँ पे लिखा है न्यायपालिका। यानी कि व्यवस्थापिका जिसका काम है कार्य है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका जिसका काम है कानूनों को लागू करना, साथ ही साथ न्यायपालिका जिसका काम है कानूनों की समीक्षा करना। इतनी बातें हम जान चुके थे। अब देखेंगे कि संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं। अब हम देखें तो संघीय कार्यपालिका की बात करें, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि राजनीतिक और स्थायी। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, राजनीतिक में और स्थायी नौकरशाही में। अब राजनीति के अंतर्गत वे व्यक्ति आएंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वे व्यक्ति आएंगे जिनको एक तय समय के लिए चुना जाता है, चुनाव पद्धति के माध्यम से चुना जाता है। वहीं दूसरी ओर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्थायी नौकरशाही। स्थायी नौकरशाही यानी कि इनका पद स्थायी होता है, अस्थायी पद नहीं होता है। क्योंकि ये एक विशेष परीक्षा के माध्यम से चुने जाते हैं, एक एग्जाम के माध्यम से चुने जाते हैं और ये अपने पोस्ट पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि ये रिटायर नहीं हो जाते। एक निश्चित आयु तक जो है इनका पद बना रहता है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पद जो है उनकी अवधि कुछ वर्षों तक ही होती है और उन पर जो अधिकारी बैठते हैं या उन पर जो भी नेता लोग बैठते हैं उन पदों पर, उनको चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है। तो यहाँ पे अपन राजनीतिक के अंतर्गत देखें तो राजनीतिक को भी यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है। एक बताया गया है नाम मात्र और दूसरा बताया गया है वास्तविक। तो नाम मात्र और वास्तविक क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नाम मात्र में लिखा है राष्ट्रपति, जिसको कि राष्ट्र अध्यक्ष का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वास्तविक का यहाँ पे क्या अर्थ निकल के आता है? वास्तविक का यहाँ पे क्या अर्थ निकल के आता है? नाम मात्र में राष्ट्रपति का नाम लिखा है जिसको राष्ट्राध्यक्ष कहा गया है और वास्तविक में जो है प्रधानमंत्री का नाम लिखा है जिसको
शासन का अध्यक्ष कहा गया है। तो वास्तविक और नाम मात्र से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे जो है राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का शासक होता है, बाकी सारी की सारी जिम्मेदारी, संघीय कार्यपालिका की सारी जिम्मेदारी जो है वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के हाथ में होती है और वही शासन का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री जो है अपनी मंत्रिपरिषद के सहयोग से सारे कामों को संभालता है। राष्ट्रपति को सिर्फ उन कामों की अनुमति देनी होती है अपनी हस्ताक्षर के माध्यम से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलते हैं अपन संघीय व्यवस्थापिका की तरफ। तो हमने अभी क्या देख लिया, संघीय कार्यपालिका को देख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं संघीय व्यवस्थापिका की तरफ। संघीय व्यवस्थापिका यहाँ पे जो है 52 से 78 ये है आर्टिकल, यानी कि संघीय कार्यपालिका का वर्णन जो है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 के बीच में है। दूसरी तरफ संघीय व्यवस्थापिका की बात करें तो इसका वर्णन जो है आर्टिकल 79 से 123 के बीच में है। अब यहाँ पे आप देखें संघीय व्यवस्थापिका के 3 अंग हैं। 3 अंग हैं, कौन कौन से, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 3 अंग। अंग की बात हो रही है। व्यवस्थापिका का क्या काम है, व्यवस्थापिका या विधायिका दोनों एक ही बात है, संघीय विधायिका या संघीय व्यवस्थापिका। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि विधायिका के यानी कि संसद के, भारत की संसद के 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और बात करी थी मैंने 2 सदनों के बारे में, तो 2 सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो व्यवस्थापिका या विधायिका का क्या काम है, कानूनों का निर्माण करना हो। कानूनों को लागू कौन करेगा, वो करेगी संघीय कार्यपालिका। ठीक है, विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने का काम किसका होगा, संघीय कार्यपालिका का होगा। इसके बाद चले हम न्यायपालिका की तरफ। तो न्यायपालिका का जो वर्णन है आर्टिकल 124 से लेके 147 के बीच में है। ठीक है, अब इनका काम क्या है, इनका काम है कानूनों की समीक्षा करना। ठीक है, कानूनों को देखना परखना कि आगे चल के कोई विवाद तो उत्पन्न नहीं होगा। और अगर विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उन विवादों का निपटारा करने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारे देश की न्यायपालिका की, यानी कि जुडिशरी सिस्टम की। तो ये इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने संघ सरकार के ढांचे को जाना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए अब हम जानेंगे कुछ संस्थाओं के बारे में। तो संस्थाएं जो है 2 तरीके की होती हैं, एक होती हैं संवैधानिक संस्थाएं और एक होती हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो संवैधानिक और गैर संवैधानिक में मुख्य अंतर यही है, वो अपन पहले ही समझ लेते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा होता है, संविधान के अंतर्गत दर्जा दिया जाता है। दूसरी तरफ गैर संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनको संविधान के अंतर्गत दर्जा नहीं दिया जाता, इसलिए वो गैर संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। अब फिर से देखते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, जानते हैं इनको डिटेल में। चलिए, तो पहला जो है लिखा है यहाँ पे कि संवैधानिक संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में होता है। ठीक है, जिनका उल्लेख संविधान में होता है। दूसरी बात करें कि जिनकी स्थापना जो है संविधान में दिए गए प्रारूपों के अनुसार होती है। संविधान में जैसा ड्राफ्ट दिया है, संविधान का जैसा प्रारूप है, संविधान में जैसी बात उन संस्थाओं के बारे में कही गई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी स्थापना होती है और उनके प्रारूपों के अनुसार होती है। तीसरी बात देखें, तीसरी बात है कि शक्ति का स्रोत संविधान है। तो संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति का स्रोत कौन होता है, संविधान होता है, इसलिए वो संवैधानिक संस्थाएं कही जाती हैं। उसके बाद देखें तो चौथी बात है यहाँ पे कि इनकी कार्य प्रणाली में किसी प्रकार के बदलाव के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। अगर संवैधानिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली में किसी तरीके का बदलाव करना है, किसी तरीके के चेंजेस लाने हैं, तो उसमें हमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो अभी जो है हमने जाना संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं। अब अगला पॉइंट इसी में है, संवैधानिक संस्थाओं में भारत में कई संवैधानिक संस्थाएं हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको संवैधानिक संस्थाओं के, तो वो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति बिल्कुल संविधान में दर्जा प्राप्त है। उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, न्यायपालिका, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतनी जो संस्थाएं हैं और इसके अलावा कई और अन्य भी संस्थाएं हैं। यहाँ पे कुछ संस्थाओं के नाम दिए हैं
जो कि भारत में संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्थाएं हैं। चलिए आगे देखें। जानते हैं अब गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। तो गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं? जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है। एक पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े कि संस्थाएं विधायिका द्वारा निर्मित होती हैं। इनका उल्लेख संविधान में तो नहीं होता, लेकिन विधायिका द्वारा निर्मित ही होती हैं, यानी कि संसद के द्वारा ही निर्मित होती हैं। उसके बाद देखें कि इन्हें अधिनियम के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। अधिनियम के द्वारा कैसे? अधिनियम तो संवैधानिक चीज है, तो किसी एक्ट के तहत, किसी अधिनियम के तहत उन संस्थाओं का गठन किया जाता है। तो ये जो है कैसे स्थापित होती हैं? अधिनियम के द्वारा इनको शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि अधिनियम के द्वारा ये गठित की जाती हैं। उसके बाद देखें कि जिसमें आसानी से बदलाव भी किया जा सकता है। अगर संवैधानिक संस्था होती और उनकी कार्य प्रणाली में कोई बदलाव लाना होता तो संविधान में संशोधन करना पड़ता, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था है। अब ये गैर संवैधानिक संस्था है जो कि किसी अधिनियम के तहत बनाई गई है, एक्ट के तहत बनाई गई हैं, तो जिसमें आसानी से बदलाव किया जा सकता है, यानी कि इसमें किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब जैसे कि कुछ गैर संवैधानिक संस्थाओं के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और अन्य कई संस्थाएं भी हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या क्या होती हैं। आगे बढ़े, आगे देखें तो हम देखते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। भारत में राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि राजनीतिक संस्थाएं ऐसे संगठन हैं जो कानून बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। देश के लिए कानून कौन बना रहा है? संसद बना रही है, राज्य विधानमंडल राज्यों के लिए कानून बना रही है। तो राजनीतिक संस्थाएं ऐसे संगठन हैं जो कानून बनाते हैं, उनका पालन करते हैं और उन्हें लागू भी करते हैं। दूसरा पॉइंट देखा है तो ये विवादों का नियंत्रण करते हैं। बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं? न्यायपालिका, यहाँ पे अपना रोल किसका आ जाता है? यहाँ पे रोल आ जाता है न्यायपालिका का। बिल्कुल। कानून कौन बनाता है? कौन बनाता है कानून? हमारी विधायिका बनाती है। उसके बाद देखें कि कानूनों को लागू कौन करता है? कार्यपालिका लागू करती है। ठीक है, तो तीन बातें ये क्लियर हो गई। अब आगे देखें तो सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों को प्रभावित करने वाली नीतियां भी बनाती हैं। राजनीतिक संस्थाएं क्या करती हैं कि जो सामाजिक और आर्थिक प्रणालियों को प्रभावित करें ऐसी कुछ नीतियां बनाती हैं, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए। ठीक है, तो ऐसी कुछ नीतियां बनाने का काम किसका होता है? राजनीतिक संस्थाओं का ही काम होता है। उसके बाद विकल्प चुनने के लिए राष्ट्रों को अपने नागरिकों के कल्याण के बारे में निर्णय लेने के लिए राजनीतिक संस्थाएं आवश्यक हैं। बिल्कुल आवश्यक हैं। जैसे कि पहली बात, विकल्प चुनने से क्या है? यहाँ पे बात हो रही है चुनाव की। चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था ही है। ठीक है, क्योंकि चुनाव का वर्णन जो है आर्टिकल में किया गया है। कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 324 से चुनाव संबंधी जो बातें हैं सारी की सारी आर्टिकल 324 से प्रारंभ हो जाती हैं। तो विकल्प चुनने के लिए यानी कि चुनाव के लिए राष्ट्रों को अपने नागरिकों के कल्याण के बारे में निर्णय लेने के लिए राजनीतिक संस्थाएं आवश्यक हैं। अगर चुनाव आयोग नहीं होगा तो देश में बहुत अच्छे से चुनाव कैसे होंगे? लोग अपने प्रतिनिधि चुनने का निर्णय कैसे ले पाएंगे, या लोग किसको अपना प्रतिनिधि चुने उसका विकल्प उनके पास कैसे आएगा? राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से ही आएगा। तो ये बातें हमने किस बारे में करी कि राजनीतिक संस्था की आवश्यकता क्यों होती है। तो चलिए देखते हैं आगे, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। अब इसके बारे में जानते हैं कि हमें भारत में संसद की आवश्यकता क्यों है, पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा, हर लोकतंत्र में निर्वाचित चुनाव के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधियों को निर्वाचित प्रतिनिधि कहा जाता है। तो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा
जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। तो सबसे पहले संसद क्या है, पहले पॉइंट में यह बताया गया है कि हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा क्या है, संसद है, जो कि जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को ही संसद कहा जाता है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको है, संसद का है, संसद को है। तो संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी कि देश में कानून बन सके, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन के संसद में बैठा सके और वो जनता की भलाई के लिए काम कर सके, कानूनों के माध्यम से काम कर सके। उसके बाद देखें कि संसद सरकार को चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। बिल्कुल, जो भी व्यक्ति सरकार चला रहे हैं संसद उनको भी नियंत्रित करती है और कुछ अधिकारों का प्रयोग भी करती है। ठीक है, उसके बाद देखें कि संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसला कर सकते हैं। यानी कि जब देश के लिए कुछ फैसला लिया जाना हो, कोई विधेयक पारित होना हो, विधेयक पारित होने के बाद कोई अधिनियम बनना हो, तो तब क्या होता है, तब ये होता है कि उसके लिए संसद के पूर्ण समर्थन की आवश्यकता होती है। यानी कि संसद के बहुमत के बिना, संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत के बिना जो है कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता, देश के लिए चलाने के लिए कोई भी कानून नहीं बन सकता, कोई भी फैसला आसानी से नहीं हो सकता बिना संसद के बहुमत से। चलिए तो अब देखते हैं आगे। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। बिल्कुल, बिना संसद की परमिशन के सरकार का पैसा नहीं निकाला जा सकता। तो सरकार के हर पैसे पर किसका नियंत्रण होता है, संसद का। संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। यानी कि किसी भी काम के लिए, किसी भी सरकारी काम के लिए अगर पैसा लगना है, पैसा खर्च होना है, तो वो किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, उसमें संसद की अनुमति ही लेनी पड़ेगी। चलिए आगे देखें कि सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। सार्वजनिक मसले हों, सार्वजनिक मामले हों, यानी कि पूरी जनता के लिए कुछ ऐसा निर्णय लेना हो, किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा करनी हो, किसी पॉलिसी पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो, बहस करनी हो, तो वो कहाँ की जाएगी, संसद में ही की जाएगी। उसके बाद देखें कि संसद जो है किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। संसद के पास ये अधिकार है कि वो जिस मामले में चाहे उस मामले से संबंधित सूचना किसी भी विभाग से, किसी भी सरकारी विभाग से, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मांग सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम पूरे संसद के स्ट्रक्चर को कि संसद का ढांचा किस तरीके से है। तो आइए देखते हैं संसद के पूरे स्ट्रक्चर को इस फ्लोचार्ट के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि संसद के 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो 2 सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा आपको दिखाई गई है। इसके साथ ही इसके नीचे आप देखें, फ्लोचार्ट को देखें तो इसमें पूरा ढांचा राज्यसभा और लोकसभा का दिखाया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखें तो संसद के तीनों अंग यहाँ पे दर्शाए गए हैं, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों हो गए आपके संसद के 3 अंग। अब संसद के 2 सदन की बात करें, उसके बाद हम आगे डिटेल में राष्ट्रपति जी के बारे में जानेंगे। तो राज्यसभा और लोकसभा की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। राज्यसभा का स्ट्रक्चर आप इधर पर देखें तो सबसे पहले राज्यसभा की बात करें। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं उच्च सदन, ठीक है, उच्च सदन है। और लोकसभा दूसरी तरफ, वही लोकसभा संसद का निम्न सदन है। ठीक है, निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस, उच्च सदन यानी कि संसद का अपर हाउस। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं राज्यसभा के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो राज्यसभा का फ्लोचार्ट जो है कुछ इस तरीके से है कि राज्यसभा, सबसे पहले ये समझ लें कि राज्यसभा को उच्च सदन क्यों कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन से क्या मतलब है कि ये कभी भंग नहीं होती, ये कभी खत्म नहीं होती, इसका कभी विघटन नहीं होता, इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ
लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहा गया? लोकसभा को निम्न सदन इसलिए कहा गया है क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो हैं हर 5 साल में होते हैं। हर 5 साल के बाद नई लोकसभा जो है अपने अस्तित्व में आती है और 5 साल के पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, इसका विघटन किया जा सकता है, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। तो इसी वजह से इसको संसद का निम्न सदन कहा जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई कि उच्च सदन क्यों कहा जाता है राज्यसभा को और लोकसभा को निम्न सदन या लोअर हाउस क्यों कहा जाता है। आगे देखें, राज्यसभा के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, जो कि संसद का उच्च सदन या अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है 250 होती है। कितनी होती है? 250 होती है। अधिकतम 250 हो सकती है, ऐसा संविधान में प्रावधान है। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम चलेगा। ठीक है, तो अधिकतम हो सकती है 250, जिसमें कि 238 प्रतिनिधि जो हैं निर्वाचित होते हैं। 238 प्रतिनिधि निर्वाचित होने से क्या मतलब है कि 238 प्रतिनिधि राज्यसभा में ऐसे जाएंगे जो निर्वाचित होंगे, जिन्हें चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 12 प्रतिनिधि ऐसे होते हैं जो मनोनीत होते हैं। मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड होते हैं। और मनोनीत किसके द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और 12 ही क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इसकी अधिकतम संख्या 250 है। 238 यहाँ पे हो गए, 12 इधर पे हो गए, शेष बचे अपन नीचे और भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो 238 और 12 टोटल 250 हो गया। अब 238 का कैसे किया जाता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले 12 सदस्यों को मनोनीत कैसे किया जाता है? भाई 238 तो चुनाव के माध्यम से चुने गए। अब जो है 12 सदस्य जिन्हें मनोनीत किया गया है, वो 12 सदस्य मनोनीत कैसे किए गए, किस आधार पे किए गए? तो राष्ट्रपति के पास राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने की पावर होती है। ठीक है, अब कैसे मनोनीत करते हैं? तो वे व्यक्ति जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इन 4 क्षेत्रों में विशेष ख्याति अर्जित की हो, विशेष प्रसिद्धि अर्जित की हो। कौन कौन से क्षेत्र? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज शास्त्र। इन 4 क्षेत्रों में विशेष योग्यताधारी या विशेष प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति, विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को, ऐसे 12 व्यक्ति जो कि इन 4 क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते हों, उन 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अब 238 का डिवाइडेशन देखें कि कैसे किया गया है। 238 जो है, 238 में से 234 भारत के 28 राज्यों से लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 4 सदस्य जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनसे लिए जाते हैं। उसके बाद देखें वर्तमान सदस्य संख्या। ये तो हमने बात करी थी अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में। ये बात हमने किस बारे में करी थी? अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में। अब बात करेंगे हम वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 निर्वाचित तो 12 मनोनीत हैं। निर्वाचित तो मनोनीत क्या होते हैं मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद 233 में से जो है 229 जो है राज्यों से चुने जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 4 चुने जाते हैं। साथ ही साथ दिल्ली से 3 और पांडिचेरी से 1 चुना जाता है। तो 4 का डिवाइडेशन भी अपन ने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं लोकसभा की तरफ, जो कि भारत का निम्न सदन यानी कि संसद का निम्न सदन है, जिसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 हो सकती है, जिसमें से निर्वाचित और मनोनीत होते हैं। निर्वाचित कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं 530 जो है भारत के 28 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं और मनोनीत इसमें सिर्फ 2 होते हैं। 2 कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। अब आप पूछेंगे कि एंग्लो इंडियन क्या होता है? तो एंग्लो इंडियन उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनके पूर्वज पहले विदेश में रहते थे, यानी कि इंग्लैंड में रहते थे। ठीक है, और फिर वो आके कहाँ पे बस गए? वो आके बस गए इंडिया में। फिर उनकी पीढ़ियाँ जो हैं वो कुछ इंडिया में ही रही गई। तो वो क्या कहलाए? इंग्लैंड और इंडिया दोनों मिल गए तो क्या कहलाए? एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन कैसे हुई ये समझ में आया। अब
उन एंग्लो इंडियंस का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्लियामेंट में लोगों की जरूरत पड़ेगी। उस समुदाय का जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, एंग्लो इंडियन समुदाय है, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो उसी को देखते हुए जो है 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जो है मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब चलते हैं आगे कि वर्तमान का स्ट्रक्चर देखें। अधिकतम तो 552 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में जो है 545 है, जिसमें कि निर्वाचित और मनोनीत की बात करें तो निर्वाचित जो है 530 राज्यों से, 530 केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है, और 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो हो गए ये कितने? टोटल 545। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से 7 और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से कितने, सॉरी, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से कितने? अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से 6 सीटें जो हैं इसमें चुनी जाती हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? संसद का पूरा स्ट्रक्चर देखा, संसद का ढांचा देखा कि किस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का निर्धारण किया गया है। आगे बढ़े। अब संसद का सदस्य बनने के लिए कुछ अर्हताएं जो है यहाँ पे दी गई हैं। अर्हताओं को योग्यताएं भी कहा जाता है। अर्हताओं से यहाँ मतलब है योग्यताएं। ठीक है, तो संसद का सदस्य बनने के लिए यानी कि पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, इसके बारे में जानेंगे। अब हम देखेंगे कि संविधान का आर्टिकल जो 84 है उसमें संसद का सदस्य बनने के लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। ये अर्हताएं या योग्यताएं या क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो है व्यक्ति जो है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना आवश्यक है, सिटीजन ऑफ भारत होना आवश्यक है। उसके बाद देखें कि राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष, अगर राज्यसभा का सदस्य कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। उसके बाद देखें कि लोकसभा का सदस्य अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो उसके लिए कम से कम जो है 25 वर्ष की आयु होनी ही चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ें तो इस संदर्भ में संसद द्वारा बनाई गई अन्य अर्हताओं या अन्य योग्यताओं, इस संदर्भ में संसद ने अगर कोई और भी अर्हताएं बनाई हैं तो उनका पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तब जाके जो है अगर अनिवार्य रूप से उन योग्यताओं का भी पालन होता है, उन नियमों का भी पालन होता है, तो आर्टिकल 84 के तहत कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बन सकता है। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में एक डिफरेंस है। लोकसभा में मैक्सिमम आयु जो है, मैक्सिमम एज या अधिकतम आयु जो है, सॉरी, कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और वहीं लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति होना ही चाहिए। ये एज कौन सी है? मिनिमम एज, कम से कम आयु। ठीक है, अब आगे बढ़े। संसद के अधिकारियों की हम बात करें हम कि संसद में कौन कौन से अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले हम देखें राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो कि संसद का उच्च सदन है, कि संसद के उच्च सदन में या अपर हाउस में कौन कौन से अधिकारी होते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि सभापति, उपसभापति और राज्यसभा का महासचिव, ये जो है 3 मुख्य अधिकारी होते हैं राज्यसभा के। उसके बाद हम देखें लोकसभा की बात करें। लोकसभा की बात करें जो कि संसद का निम्न सदन है, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। संसद का निम्न सदन या लोअर हाउस भी कहते हैं। उसमें अधिकारियों का वर्गीकरण कुछ इस तरीके से किया गया है। इसमें सबसे पहले होता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, उसके बाद जो है होते हैं अध्यक्ष, फिर होते हैं उपाध्यक्ष, फिर होता है लोकसभा का महासचिव। तो इस तरीके से जो है राज्यसभा में 3 अधिकारी, राज्यसभा उपसभापति और राज्यसभा महासचिव मुख्य रूप से होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा, जैसे कि संसद का निम्न सदन या लोअर हाउस कहा जाता है, वहां पे 4 अधिकारी होते हैं मुख्य रूप से। प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और लोकसभा महासचिव। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि राज्यसभा से एक ज्यादा अधिकारी लोकसभा में है, प्रोटेम स्पीकर है,
ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे तो कोई प्रोटेम स्पीकर नहीं होता, डायरेक्ट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और राज्यसभा का महासचिव है। लेकिन यहाँ पे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा महासचिव के अलावा भी प्रोटेम स्पीकर है। तो भाई प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, जानते हैं इन सभी अधिकारियों के बारे में एक एक करके। चलिए अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोकसभा के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर, जो कि अभी डाउटफुल है कि भाई प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, लोकसभा में है लेकिन राज्यसभा में नहीं है। तो जानते हैं कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्येक आम चुनाव यानी कि जनरल इलेक्शन, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिसको आम चुनाव या जनरल इलेक्शन के नाम से जाना जाता है, तो जैसे ही आम चुनाव हो जाते हैं उसके बाद जो है राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी तौर पर सदन का अध्यक्ष घोषित कर देते हैं। लोकसभा के जैसे ही चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, जनरल इलेक्शन हुए, उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति जो है लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, सबसे सीनियर मेंबर को, मोस्ट सीनियर मेंबर को जो है अस्थायी तौर पर, स्थायी रूप से नहीं, प्रोटेम स्पीकर जो है अस्थायी रूप से बनाया जाता है, तो अस्थायी तौर पर सदन का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर बनाया क्यों जाता है, क्या इनका रोल है। तो यहाँ पे जो है इनके दो मुख्य कार्य बताए गए हैं प्रोटेम स्पीकर के। तो प्रोटेम स्पीकर के दो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। पहला जो मुख्य कार्य है वो है नवनिर्वाचित सदस्यों, मतलब कि अभी अभी चुनाव हुए लोकसभा के, और चुनाव के बाद जो सदस्य चुने गए, चुनाव के बाद जो सदस्य जीते और चुने गए लोकसभा के सांसदों के रूप में, तो नवनिर्वाचित सदस्य जिसे कि यानी कि लोकसभा के सांसद, उनको शपथ दिलाने का काम होता है किसका, उनको शपथ दिलाने का काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। उसके बाद दूसरा काम इनका ये है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन तक अस्थायी तौर पर सदन का संचालन करना। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, उनका चुनाव जब लोकसभा के सभी प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं, यानी कि लोकसभा के सांसद चुनाव के माध्यम से चुन लिए जाते हैं, तो उन्हीं व्यक्तियों के बीच में से चुनाव करके एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। इसीलिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव पहले से कर लिया जाता है, या प्रोटेम स्पीकर पहले से ही बना दिया जाता है आम चुनाव के तुरंत बाद, ताकि वो व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन तक, उनके चुनाव तक अस्थायी तौर पर सदन का संचालन कर सके। ठीक है, क्योंकि वही नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों का, नवनिर्वाचित सदस्य जो नए सदस्य चुने गए हैं, जिन्हें लोकसभा का सांसद बनाया गया है, उनको शपथ दिलाने का काम किसका है, प्रोटेम स्पीकर का है। तो ये बातें जानी हमने प्रोटेम स्पीकर के बारे में। आगे हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, अब लोकसभा अध्यक्ष जो है, लोकसभा अध्यक्ष संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसे कहा जाएगा, पीठासीन अधिकारी उसे कहा जाएगा जो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा की अध्यक्षता करता है, लोकसभा की सारी कार्यवाहियों का संचालन करता है। ठीक है, उसके बाद देखें कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो आम चुनाव के बाद संसद की पहली बैठक में सदन के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आम चुनाव हुए और सदन की पहली बैठक हुई, यानी कि लोकसभा की पहली बैठक हुई, और उसी बैठक में सदन के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही, अपने बीच में से ही किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित कर लिया जाता है। उसके बाद देखें कि लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। राष्ट्रपति तय करेगा कि आम चुनाव के बाद किस तारीख को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तो उस तारीख की घोषणा कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद आप देखें कि इसके अतिरिक्त जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, जब कभी भी अध्यक्ष अपनी कुर्सी पर ना बैठा हो, तो तब पुनः सदन के सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यानी कि जब अध्यक्ष की पोस्ट खाली हो, तब फिर से उसी सदन के सदस्य आपस में से ही, अपने बीच में से ही किसी एक व्यक्ति का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के लिए करते हैं।
तो ये बातें हुई सारी की सारी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। और भी देखते हैं कि जिस लोकसभा में अध्यक्ष का निर्वाचन होता है उसके कार्यकाल 5 वर्ष के पूरा होने के बाद अथवा उससे पूर्व भी लोकसभा भंग होने पर भी लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। यानी कि लोकसभा का कार्यकाल आप सभी जानते हैं कि 5 वर्ष का होता है। अगर 5 वर्ष के पहले लोकसभा को भंग कर दिया जाए, उसका विघटन कर दिया जाए, उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, तो उसके पहले मतलब कि अगर 5 वर्ष के पहले लोकसभा खत्म कर दी जाए तो लोकसभा खत्म होने के बाद भी लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। अब देखें कि नई लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में पुनः नए अध्यक्ष को निर्वाचित करती है। फिर जब नई लोकसभा आएगी, ठीक है, तो वो अपनी पहली बैठक में फिर से नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। लेकिन अगर 5 साल के पहले भंग हो रही है तो जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक तो वो बनी ही रहेगी। मतलब जब नई लोकसभा नहीं आ जाती तब तक तो वो अपनी पोस्ट पे बना ही रहेगा। इतनी बात हुई क्लियर। बढ़ते हैं आगे। उपरोक्त स्थिति के अतिरिक्त निम्नलिखित परिस्थितियों में लोकसभा अध्यक्ष को अपना पद त्याग करना पड़ता है। तो किन परिस्थितियों में लोकसभा अध्यक्ष को अपनी पोस्ट छोड़नी होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है, अगर वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, ठीक है, उससे उसकी सदस्यता छीन ली गई तो उससे उसकी अध्यक्ष वाली कुर्सी भी छीन ली गई। यदि वह अपना लिखित त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंप दे, अगर वो खुद से रेजिग्नेशन देना चाहे, खुद से त्यागपत्र देना चाहे, तो वो अपना रिटर्न लेटर किसको दे सकता है? उपाध्यक्ष को दे सकता है। इससे क्या बात समझ में आती है? इससे बात समझ में आती है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। आगे बढ़े। यदि लोकसभा द्वारा उसे पद से हटाने से संबंधित संकल्प बहुमत से पारित कर दिया जाए, अगर लोकसभा के सदस्य ही बहुमत से जो है डिसीजन दे दें, बहुमत के आधार पर ही कह दें कि लोकसभा अध्यक्ष अब ये नहीं रहेगा, तो अगर लोकसभा के सदस्य बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर दें, एक प्रपोजल पास कर दें, तो भी लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान देने लायक क्या बात है? वो ये बात ये है कि लोकसभा अध्यक्ष को उससे पद से हटाने से संबंधित संकल्प सदन में प्रस्तावित करने से 14 दिन पहले उसे सूचित करना आवश्यक है। यदि लोकसभा अध्यक्ष को उससे पद से हटाने की बात चल रही है और उसको पद से हटाने से संबंधित कोई प्रपोजल लोकसभा में लाया जाता है, कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है, तो उस प्रस्ताव को सदन में रखने से पहले कितने दिन पहले? 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को बता देना जरूरी होता है कि आपको इस पोस्ट से हटाने संबंधी प्रस्ताव जो है लोकसभा में रखा जाना है। तो ऐसी सूचना उसे कब देनी होती है? सदन में वो प्रस्ताव रखने के 14 दिन पहले। ठीक है, तो ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। आगे देखें, लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें, डिप्टी स्पीकर की हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष के निर्वाचन का भी प्रावधान किया गया है। बिल्कुल, लोकसभा सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करने के बाद जो है उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। पहले अध्यक्ष का चुनाव और उसके बाद जो है उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है? अध्यक्ष। और अध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन बताता है? किसको अध्यक्ष के चुनाव की तिथि जो है, तारीख जो है डिसाइड करने का राइट है? वो है भारत के राष्ट्रपति को। लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि कौन बताता है? वो बताता है लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखें तो सदन में अध्यक्ष की अनुपस्थिति अथवा पद रिक्ति होने पर उपाध्यक्ष जो है सदन की अध्यक्षता करता है। यानी कि जब लोकसभा में अध्यक्ष अनुपस्थित हो, प्रेजेंट ना हो, एब्सेंट हो, तो उसकी एब्सेंट में कौन सदन की अध्यक्षता करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष के रूप में उसके
सभी कर्तव्यों का निर्वहन करता है और इस स्थिति में उसे अध्यक्ष की सभी शक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि जब लोकसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की ड्यूटीज को फॉलो करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो अध्यक्ष के जितने भी कर्तव्य हैं उसे ही करने पड़ते हैं। साथ ही साथ उस स्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के बराबर पावर और स्पेशल राइट्स जो है, शक्ति और विशेषाधिकार सारे प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को संबोधित एवं अपने हस्ताक्षर युक्त त्याग पत्र के द्वारा पद त्याग कर सकता है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देता है? अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देता था? उपाध्यक्ष को देता था। ये बात हुई क्लियर। अब बढ़ते हैं कि इसके अतिरिक्त सदन के सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा भी उपाध्यक्ष को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष को भी लोकसभा के सदस्य जो है एक प्रस्ताव के द्वारा बहुमत के आधार पर उनको उनकी पोस्ट से हटा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से उपाध्यक्ष को भी लोकसभा के सदस्य बहुमत के आधार पर हटा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष को भी प्रस्ताव सदन में रखने के 14 दिन पहले सूचित करना आवश्यक होता था, ठीक उसी तरीके से उपाध्यक्ष को भी उनके पद से हटाने के लिए जब प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने के 14 दिन पहले जो है इस विषय में सूचना देना आवश्यक होता है। दोनों में एक ही कंडीशन है। अब देखें कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते जो हैं, सैलरी और अलाउंस हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ भारत की संचित निधि से ही उनकी सैलरी मिलती है, उनके वेतन मिलते हैं। उनको जो भी अलाउंस या भत्ते दिए जाते हैं वो भी भारत की संचित निधि पर ही भारित होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ भारत से ही दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए लोकसभा महासचिव की बात करें। लोकसभा महासचिव के बारे में देखें, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा महासचिव जो है संसद का स्थायी पदाधिकारी होता है, भाई परमानेंट ऑफिसर होता है। उनको 5 साल के अंदर हटाने जैसी कोई बात नहीं होती या उनको बीच में उनके पद से हटाने जैसी कोई बात नहीं होती। वो उनका पद जो है स्थायी होता है, वो स्थायी पदाधिकारी या परमानेंट ऑफिसर होता है जो कि 60 वर्ष की आयु तक इस पद पर कार्य कर सकता है। कब तक? 60 वर्ष की आयु तक। वह संसद अथवा लोकसभा के प्रति नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, पार्लियामेंट के प्रति भी नहीं और लोकसभा के प्रति भी नहीं बल्कि वो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। जल्दी से इतना नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो इतना आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम आगे। लोकसभा के अधिकारियों के बारे में अपन ने जान लिया। फटाफट से अपन जान लेते हैं कि लोकसभा की क्या क्या शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं, यानी कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा है। लोकसभा की शक्तियां एवं कार्यों के बारे में देखते हैं लोकसभा की पहली शक्ति कौन सी है। लोकसभा की विधायी शक्ति के बारे में जानते हैं, लेजिस्लेटिव पावर के बारे में जानते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है लोकसभा की, या लोकसभा की विधायी शक्तियां क्या है? संविधान के अनुसार, किसके अनुसार? संविधान के अनुसार भारतीय संसद जो है संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण कर सकती है। यानी कि संघ सूची का क्या मतलब है? संघ सूची का मतलब है जिन पर संघ सरकार या केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची में जितने भी विषय दिए होते हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को होती है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को होता है। तो यहाँ पे विधायी शक्ति की बात कर रहे हैं। भारतीय संसद जो है संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है।
उसके बाद लोकसभा की वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करें तो लोकसभा की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स जो हैं, भारतीय संविधान में वित्तीय शक्ति जो है केवल लोकसभा को ही प्रदान की गई है। फाइनेंशियल पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को है, ना कि राज्यसभा को। इस संबंध में जो है राज्यसभा की स्थिति कैसी बताई गई है, महत्वहीन बताई गई है। और आर्टिकल 109 के तहत जो है वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। आर्टिकल 109 क्या कहता है कि जितने भी वित्त विधेयक या फाइनेंशियल बिल हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। क्योंकि वित्तीय शक्तियां जो हैं, फाइनेंशियल पावर्स जो हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को दी गई हैं। राज्यसभा की स्थिति इस मामले में महत्वहीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली पावर देखते हैं कार्यपालिका की नियंत्रण पर शक्ति। लोकसभा की कार्यपालिका पर किस तरीके से नियंत्रण होता है तो उसको देखते हैं। तो भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय व्यवस्था अपनाई गई, बिल्कुल अपनाई गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया है। अतः संविधान के अनुसार जो है संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, संसद जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, जैसे कि व्यवहार में लोकसभा कहा जाता है, तो जो मंत्रिमंडल है या संघीय कार्यपालिका है, मंत्रिमंडल है या संघीय कार्यपालिका है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? वो होगा संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर संसद के प्रति उत्तरदायी है तो सीधी सी बात है कि लोकसभा का कार्यपालिका पर नियंत्रण है, संघीय कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद पर नियंत्रण है। मंत्रिमंडल जो है केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। अगर लोकसभा भंग हो गई, किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, तो लोकसभा में जो लोकसभा है, लोकसभा से उस मंत्रिमंडल ने अपना विश्वास खो दिया, यानी कि मंत्रिमंडल जो है यानी मंत्री परिषद जो है वो खत्म हो जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि लोकसभा का सीधा नियंत्रण कार्यपालिका पर है। किस तरीके से है कि जो संघीय कार्यपालिका है या मंत्री परिषद है, संघीय मंत्री परिषद है, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे देखें तो संविधान संशोधन की शक्ति भी दी गई है। संविधान संशोधन की शक्ति किस तरीके से दी गई है वो भी देख लेते हैं। तो लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन का अधिकार है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संविधान संशोधन का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। और संसद में कौन आता है? संसद में लोकसभा राज्यसभा आते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबरी से आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की जो है अनुमति है। चलिए आगे देखें आगे देखें निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। कैसे निर्वाचक मंडल के रूप में जो है लोकसभा को शक्ति प्राप्त है? तो देखें आगे कि निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य लोकसभा जो है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करती है। कैसे करती है? तो आर्टिकल 54 के अनुसार जो है लोकसभा, एक बात ठीक है, तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। साथ ही साथ राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस तरीके से जो है निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा को शक्ति प्राप्त है। लोकसभा भी निर्वाचक मंडल के रूप में काम करती है। अब हम देख लेते हैं फटाफट से राज्यसभा के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या राज्यसभा के सभापति के बारे में। तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है राज्यसभा का सभापति कहलाता है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 89 का क्लॉज 1 जो है वो स्पष्ट करता है कि भारत का उपराष्ट्रपति, ध्यान देना, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये बात भी याद रखना। जिस तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, क्योंकि उन्हीं सदस्यों के बीच में से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। उसके बाद देखें कि जब उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद लेता है, यानी कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति की ड्यूटीज उपराष्ट्रपति निभाता है। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की ड्यूटीज निभाता है, तब वह सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता, यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में तब काम नहीं कर सकता जब वो भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो। उसके बाद देखें कि राज्यसभा के सभापति को अलग से हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यसभा के सभापति को अलग से नहीं हटाया जा सकता, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इनको कैसे हटाया जा सकता है? उससे उसके पद से केवल एक ही स्थिति में हटाया जा सकता है, जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति को ही बनाया जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई राज्यसभा के सभापति के बारे में। अब बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति के बारे में। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 89 का क्लॉज 2 जो है, राज्यसभा का यह दायित्व निर्धारित किया गया है इसमें कि यथाशीघ्र एज सून एज पॉसिबल सदन के किसी सदस्य को अपना उपसभापति निर्वाचित करे। ठीक है, राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति बनता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा का उपसभापति जो है राज्यसभा के सदस्यों में से ही बनाया जाता है। और जब भी उपसभापति का पद रिक्त हो, तब किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। आगे देखें। अब देखें कि उपसभापति जो है, सभापति की अनुपस्थिति में उसके सभी कर्तव्यों का निर्वहन करता है। जिस तरीके से लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी ड्यूटीज निभाता था, तो ठीक इसी तरीके से उपसभापति जो है राज्यसभा का, वो सभापति की अनुपस्थिति में उसके सभी ड्यूटीज निभाता है, कर्तव्य निभाता है। परंतु उपसभापति सभापति के अधीन ना होकर सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। बिल्कुल है, क्योंकि राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, इसलिए वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए उत्तरदायी है? राज्यसभा के लिए। लेकिन राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, भारत के उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। इतनी बात हुई क्लियर। चलिए राज्यसभा महासचिव की बात करें, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा की बात करें, तो संविधान के अनुच्छेद 98 में आर्टिकल 98 में जो है ये बताया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवालय कर्मचारी होंगे, यानी कि सेक्रेटरीट स्टाफ होंगे। ठीक है, और इन कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें संसद के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। यद्यपि प्रत्येक सदन के लिए पृथक कर्मचारियों की बात करी गई है, हर एक सदन के लिए अलग अलग कर्मचारियों की बात करी गई है, परंतु संसद दोनों सदनों के लिए कुछ समान पदों का भी सृजन कर सकती है। अब राज्यसभा महासचिव जो है राज्यसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है, जो कि काम क्या होता है? काम इनका ये होता है जो सभापति को विभिन्न संसदीय कार्यों एवं परस्पर संबंधी विषयों में सहायता एवं परामर्श देता है। तो राज्यसभा का महासचिव कौन होता है? राज्यसभा के सचिवालय का प्रमुख होता है, जो कि सभापति को विभिन्न संसदीय कार्यों एवं परस्पर संबंधी विषयों में सहायता और परामर्श देने का काम करता है।
राज्यसभा महासचिव एक स्थायी अधिकारी होता है। स्थायी अधिकारी होता है मतलब कि 60 वर्ष की उम्र तक ये काम कर सकते हैं, बीच में इनको इनके पद से नहीं हटाया जा सकता। एक इनका निर्धारित 5 साल वाला कार्यकाल जैसा सिस्टम नहीं है, इसलिए इन्हें स्थायी अधिकारी कहा गया है, जो कैबिनेट सचिव के समान ही होते हैं। ठीक है, इतनी बातें हुई क्लियर। तो अब बढ़ते हैं राज्यसभा की शक्तियां और कार्य के बारे में देखते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। पहली है विधायी शक्ति या लेजिस्लेटिव पावर है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है, यानी कि कानून बनाने से संबंधित काम करती है। संविधान में वित्तीय विषयों को छोड़कर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था फाइनेंशियल पावर जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास नहीं होती। तो जितने भी वित्तीय विषय हैं, फाइनेंशियल सब्जेक्ट हैं, उन विषयों को छोड़कर शेष विषयों के संबंध में जो है राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियां प्राप्त हैं। ये हो गई बात किसकी, लेजिस्लेटिव पावर या विधायी शक्तियों की। अब बात करें संविधान संशोधन की, तो इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो राज्यसभा को संविधान में संशोधन के संबंध में लोकसभा के बराबर शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यसभा को जो है संविधान में संशोधन के संबंध में लोकसभा के बराबर ही शक्तियां प्राप्त हैं। अब बात करें हम वित्तीय शक्तियों की। वित्तीय शक्तियां कैसे, कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में अत्यंत सीमित वित्तीय शक्तियां हैं। कैसे राज्यसभा में धन विधेयकों को प्रस्तावित ही नहीं किया जाता है। धन विधेयकों को, मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, तो धन विधेयक यहाँ पे आते ही नहीं है। परंतु लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयकों पर राज्यसभा 14 दिनों तक सिर्फ विचार विमर्श कर सकती है, ना कि उस पर कोई एडवाइस दे सकती है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखें कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कौन सी होती हैं। राज्यसभा के पास वे शक्तियां जो कार्यपालिका संबंधी हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में देखें तो भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्री परिषद संसद के लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब राज्यसभा के सदस्य क्या क्या कर सकते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों के प्रश्न यानी कि पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। उनकी नीतियों और कृत्यों की आलोचना भी कर सकते हैं कि आपकी ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, आपका ये काम अच्छा नहीं है। परंतु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यसभा के सदस्य जो है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो भी मंत्री हैं उनको नहीं हटा सकते, उनको हटाने का अधिकार प्राप्त इनके पास नहीं है। इसलिए राज्यसभा का कार्यपालिका पर बहुत ही सीमित नियंत्रण होता है। ठीक है, अब देखें विविध शक्तियां या अन्य कौन सी शक्तियां हैं। उपर्युक्त शक्तियों के अतिरिक्त जो है राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त हैं। वो कौन कौन सी हैं, जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ संयुक्त रूप से करती है। ये शक्तियां यहाँ पे कुछ दी गई हैं, जैसे कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, एक ये पावर हो गई। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य जो है लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं, 2 हो गई। तीसरी है राज्यसभा जो है लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कुछ अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, ठीक है, तो महाभियोग जो है उनको पद से हटाने की एक प्रक्रिया होती है। तो राज्यसभा जो है लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा कुछ अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकते हैं, यानी कि उनको उन राष्ट्रपति या अन्य अधिकारी जो यहाँ पे दिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या कुछ अन्य पदाधिकारी हैं, उनको उनके पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया जैसे महाभियोग या इम्पीचमेंट के नाम से जाना जाता है, उस प्रक्रिया में, उस प्रोसीजर में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम आते हैं अपने नई चीज पर, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थानीय कार्यपालिका के साथ। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे देखें आप,
राष्ट्रपति जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक यानी कि फर्स्ट सिटीजन माना जाता है, साथ ही साथ राज्य का प्रमुख भी माना जाता है। अब राज्य का प्रमुख क्या होता है? राज्य का प्रमुख क्या होता है? आप बोलेंगे राज्य का प्रमुख कैसे? भाई राष्ट्र का प्रमुख होना चाहिए, राष्ट्र का प्रमुख होना चाहिए। तो भारतीय संविधान में एक बात कही गई है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, इसीलिए भारत के राष्ट्रपति को राज्यों का प्रमुख कहा गया है। उसके बाद आप देखें तो संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति से संबंधित बात आर्टिकल 52 में कही गई है। उसके बाद भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल होता है, तथा संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है केंद्र सरकार की, वो किसके पास होती हैं? वो जो है राष्ट्रपति के पास ही होती हैं। उसके बाद देखें जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं करता है या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। इतनी बात समझ में आई राष्ट्रपति के बारे में। अब आगे देखें कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही जो है राष्ट्रपति के नाम से भी की जाती है। जितने भी भारत सरकार के काम होंगे किसके नाम से किए जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति के नाम से, प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से ही किए जाएंगे। तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां यानी कि सेंट्रल की, केंद्र सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है किसके हाथ में है? वो है भारत के राष्ट्रपति के हाथ में या प्रेसिडेंट ऑफ भारत के हाथ में है। इसके बाद हम देखें राष्ट्रपति पद की अर्हताओं के बारे में जाने, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अर्हताओं से यहाँ मतलब है योग्यताएं, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो संविधान के आर्टिकल 58 में यानी कि अनुच्छेद 58 में जो है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कब बन पाएगा या राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र कब होगा? तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो। ये तो क्वालिफिकेशन सबके लिए चाहिए। दूसरी बात, एज की बात करें तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि कम से कम 35 साल का हो। उसके बाद लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। किसका सदस्य? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो। साथ ही साथ लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। लाभ के पद से क्या मतलब है? यहाँ पे लाभ के पद से मतलब है कि वह पहले से किसी शासकीय सेवा में ना हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में है उस पद के दौरान या उस पद के लिए चुनाव लड़ने के दौरान, तो वह अयोग्य होगा। वो उसके पास चुनाव लड़ने की, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं होगी। अगर वो किसी शासकीय सेवा में है, किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, तो चुनाव लड़ने के लिए पहले उस सर्विस से उसे त्यागपत्र देना होगा, रेजिग्नेशन देना होगा उस शासकीय सेवा से। ठीक है, एक ये बात हो गई। उसके बाद देखें कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नामांकन के लिए, यानी कि जब राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति अपना फॉर्म भरता है, ठीक है, नामांकन करता है, तो उसके लिए भी कम से कम 50 निर्वाचक नाम का प्रस्ताव, यानी कि 50 व्यक्ति ऐसे हों जो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम का प्रपोजल रखें। ऐसे 50 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ 50 व्यक्ति ऐसे चाहिए, कम से कम 50 व्यक्ति जो ऐसे चाहिए जो निर्वाचक प्रस्ताव का अनुमोदन करें, अप्रूवल करें। पहले तो 50 व्यक्ति जो हैं उस व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव रखेंगे और उस प्रस्ताव को 50 लोग अपना अप्रूवल देंगे, तब जाके वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है, अपना नामांकन करा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हमने देखी राष्ट्रपति पद की अर्हताएं। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ये देखते हैं।
तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता कि जनता गई वोट डाल के आ गई और राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? पहली बात, भारतीय संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित ना कि मनोनीत, ठीक है। उसके बाद दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि भारतीय संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ये तीन जो हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये तीन मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। उसके बाद देखें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। और उसके बाद देखें तो इनका निर्वाचन जो है 5 वर्ष के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो है वो भी 5 साल की है। उसके बाद जो है महाभियोग या अभियोग द्वारा, इम्पीचमेंट की प्रोसेस के द्वारा जो है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। तो ये क्या बातें हुई? ये बातें हुई कुछ राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। जानते हैं अब राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान यानी कि राष्ट्रपति की शपथ, जिसे ओथ और अफर्मेशन कहा जाता है, वो कैसे होती है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कौन? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है। तो शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट और भी वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा मुख्य न्यायाधीश के अलावा, तो वो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाता है। अब देखें राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते देखें। द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 59 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को निःशुल्क शासकीय निवास उपलब्ध होता है, राष्ट्रपति भवन उपलब्ध होता है, जो कि कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए, और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति का वेतन भत्ता मतलब सैलरी और अलाउंस कहाँ से दिया जाता है? वो दिया जाता है भारत की संचित निधि से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। अब आगे देखें कि राष्ट्रपति को जो भी वेतन और भत्ता मिलता है यानी कि सैलरी और अलाउंस मिलता है, उसे आयकर नहीं देना पड़ता उस पर, मतलब कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगता है। आगे देखें आप यहाँ पे कि संविधान का अनुच्छेद जो है 59 क्लॉज 4 जो है वो ये बताता है कि राष्ट्र के कार्यकाल के दौरान जितनी भी उसको सुविधाएं दी जा रही हैं, जितने भी वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं, उनमें से बीच में किसी भी तरीके से कोई कटौती नहीं होती। जो निर्धारित किया गया है वो दिया जाएगा, कटौती भी नहीं होगी और कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। तो ये तो बात हो गई सैलरी और अलाउंस के बारे में, राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के बारे में। इतना नोट कीजिए आप, तब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा, अब चलते हैं अपन आगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करते हैं। जी हाँ, अभी तक हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन देखा था कि राष्ट्रपति को कैसे निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, और उसके बाद हमने देखा था राष्ट्रपति के वेतन भत्ते यानी सैलरी और अलाउंस के बारे में। अब हम जानेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के बारे में, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति को अगर
उसको उसके पद से हटाना हो तो उसको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, जिसे इम्पीचमेंट भी कहा जाता है। तो क्या होती है वो महाभियोग प्रक्रिया, जानते हैं इस बारे में। अब आप यहाँ पे सॉरी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति को उसके पद से क्यों हटाया जाता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति को जो है संविधान का अतिक्रमण यानी कि वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान की किसी बात का राष्ट्रपति ने उल्लंघन किया, उसके कानून को ना माना, तो उस स्थिति में संसद द्वारा एक विशेष प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है। और उस विशेष प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस विशेष प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग या इम्पीचमेंट कहा जाता है। संविधान के आर्टिकल 61 में या संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। तो ये बात हुई कि महाभियोग होता क्या है, किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है और क्यों हटाया जाता है। अब बात करते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया किन चरणों में पूर्ण होती है, क्या स्टेप्स होते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के। तो सबसे पहले आरोप का प्रारंभ होता है कि राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जाएगा। अब आरोप की शुरुआत कैसे होगी, कहां से होगी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आरोप का प्रारंभ जो है वो होता है किसी भी सदन से हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो आरोप का प्रारंभ जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन में से हो सकता है। जिस सदन में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, जिस भी सदन में ये प्रस्ताव पेश किया गया है, उसके 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। आरोप का प्रारंभ जिस भी सदन में किया गया है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, तो उस सदन के जो है 1/4 यानी कि 25% सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होने चाहिए। ये हो गई बात काई की, ये बात हो गई कि आरोप का प्रारंभ कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सूचना या नोटिस। अब जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो भाई राष्ट्रपति को भी तो इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उस तक भी नोटिस पहुंचाना होगा। तो उस तक नोटिस पहुंचाने की अवधि कितनी है? जब जो है ये प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जाए, ठीक है, जब प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जाए, राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रपोजल जिस भी सदन में रखा जाए, तो प्रस्ताव रखे जाने के पहले कितने दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। राष्ट्रपति के पास 14 दिन पहले नोटिस पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद देखें, पारित होने के लिए बहुमत की बात कही गई है। अब भाई जो प्रपोजल रखा गया है, ठीक है, अब वो पास कैसे होगा? पास होने के लिए सीधी सी बात है, मेजॉरिटी चाहिए, बहुमत चाहिए। तो वो कैसे होगा देखते हैं। तो महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक है। 1/4 क्या था? 1/4 वो संख्या थी या 25% वो संख्या थी जिस उतने प्रतिशत सदस्य संख्या के जो है प्रस्ताव पर सिग्नेचर होने चाहिए। अब प्रस्ताव को पास होना है, तो प्रस्ताव को पास होने के लिए जो है 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। 2/3 बहुमत से पारित होना, 2/3 बहुमत से पारित होना, यानी कि उस सदन के 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्यों की मेजॉरिटी से पास होना आवश्यक है, जिसे पुनः दूसरे सदन में पारित होने के लिए भेजा जाता है। एक सदन में जो है पास हो गया 2/3 बहुमत से, एक सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन में भेजा गया, और फिर क्या हुआ कि दूसरा सदन पहले इन आरोपों की जांच करता है कि राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए गए हैं वो ठीक हैं कि नहीं। ठीक है, एवं महाभियोग के प्रस्ताव को दूसरे सदन में भी जो है 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ता है। तो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है, 3 बातें हो गई, 3 स्टेप्स हो गए। बढ़ते हैं चौथे स्टेप्स की तरफ। अब
दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो चुका है राष्ट्रपति को हटाने का। अब बात आती है राष्ट्रपति की उपस्थिति की। यहाँ पे देखें कि राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने या अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, यानी कि जब ये प्रस्ताव जो है दोनों सदनों में चल रहा हो, जब बहस इस संदर्भ में हो रही हो, तब राष्ट्रपति को उसमें उपस्थित होने का भी अधिकार है और खुद को रिप्रेजेंट करने का, खुद का प्रतिनिधित्व करने का, खुद की बात रखने का अधिकार भी प्राप्त है। महाभियोग के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद विधेयक पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। यानी कि जब ये विधेयक दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो उस पास होने की तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। अभी तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया है जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो। तो अभी तक इम्पीचमेंट प्रोसेस को अप्लाई करने का मौका अभी तक नहीं आया है। जितने भी राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल को बहुत अच्छे से निभाया है। तो ये तो हो गई राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट, जिसको हमने 4 स्टेप्स में समझा। अब बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें अब, ठीक है। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो संविधान द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां, मतलब बहुत सारी विस्तृत शक्तियां दी गई हैं। कई सारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति की इन शक्तियों को जो है 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? एक तो है कुछ सामान्य शक्तियां, जनरल पावर्स, और एक है कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जानना अभी जनरल पावर्स के बारे में, यानी कि सामान्य शक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले इनकी जो सामान्य शक्तियां हैं उनको जान लेते हैं। तो इस फ्लोचार्ट के माध्यम से हम राष्ट्रपति की कुछ सामान्य शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो पहली शक्ति जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे वो है कार्यपालिका शक्ति या कार्यपालिकीय शक्तियां, या जिसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स। दूसरी है विधायी शक्तियां, जिसे हम कहेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स। उसके बाद जो है तीसरी शक्ति वित्तीय शक्ति, जिसे हम कहेंगे फाइनेंशियल पावर्स। उसके बाद है कूटनीतिक शक्तियां, यानी कि डिप्लोमेटिक पावर। उसके बाद है न्यायिक शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति की जुडिशियल पावर। उसके बाद है सैन्य शक्तियां, यानी कि मिलिट्री पावर। तो इस तरीके से जो है कुछ 3 और 3 6 शक्तियां जो है राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, न्यायिक शक्ति और 6 सैन्य शक्तियां। इस तरीके से जो है राष्ट्रपति को 6 शक्तियां दी गई हैं सामान्य शक्तियों के अंतर्गत। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या क्या होती हैं, 1 बाय 1 इनको जान लेते हैं। तो सबसे पहली शक्ति जो हमने देखी थी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है, जिसे एग्जीक्यूटिव पावर भी कहा जाता है। तो आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। केंद्र सरकार की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो किसके हाथ में है? वो अपन ने सबसे पहले ही पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पास संघ की सारी कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं। किसको है? राष्ट्रपति को है। औपचारिक रूप से जितने भी काम किए जाते हैं भारत सरकार के, उसी के नाम से किए जाते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और
अन्य मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, साथ ही साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति यानी कि मंत्री परिषद की नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति करता है। और किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। चलिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में जाने यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में जाने तो लेजिस्लेटिव पावर्स कुछ इस तरीके से हैं कि दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करता है। आहूत करना मतलब शुरू करना। दोनों सदन जो है राज्यसभा और लोकसभा, जब इनका अधिवेशन चालू होता है, जब इनका सत्र चालू होता है, जब इनका सेशन चालू होता है, तब दोनों सदनों के सेशन को शुरू करना, बुलाना उनको कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद उनके अधिवेशनों का सत्रावसान करना यानी कि सत्र को खत्म करना, सेशन को खत्म करना, सत्र को शुरू करना और सत्र को खत्म करना। ठीक है, दोनों काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। साथ ही साथ लोकसभा को भंग करने का, लोकसभा को विघटित करने का या लोकसभा को डिसॉल्व करने का राइट भी किसके पास है? वो भी राष्ट्रपति के पास ही है। ठीक है इसके बाद देखें तो अगर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, एक पॉइंट हम देख चुके हैं, दूसरा पॉइंट देख रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों में अगर गतिरोध उत्पन्न होता है यानी कि कोई प्रस्ताव ऐसा लाया गया, कोई विधेयक ऐसा लाया गया जिस पे दोनों सदनों की सहमति आपस में नहीं बनती है, तो उनके बीच क्या हो रहा है? उनके बीच जो है गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? उस स्थिति में जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग करेगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। ठीक है उसके बाद जो है लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात, मतलब लोकसभा का जैसे ही चुनाव हुआ तो चुनाव के तुरंत बाद प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में, मतलब कि पहला सेशन जो लोकसभा का होता है उसकी शुरुआत में, उसके प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष, मतलब कि हर वर्ष संसद का जो पहला सत्र होता है यानी कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ उसका पहला सेशन और हर साल का पहला सेशन, पहला सत्र जो है उसके शुरुआत में राष्ट्रपति ही संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देता है। मतलब जब लोकसभा के चुनाव हुए तब उसका पहला सेशन और हर साल जब दोनों सदनों का पहला सेशन होता है तब, और जब दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है। ठीक है, दोनों सदन जब साथ में बैठते हैं तो उसका अभिभाषण भी कौन देता है? उसको भी संबोधित कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है उसके बाद देखें कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल, क्योंकि विधेयक कब कानून बनता है? जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो जाए और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर कर दे, तब कोई भी विधेयक जो है अधिनियम बनता है, कानून बनता है, एक्ट बनता है, नियम बनता है। ठीक है तो प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक है, तब वो विधेयक जाके अधिनियम बनता है, तब जाके वो कानून बनता है। आगे देखें, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति यानी कि ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब अध्यादेश क्या होता है सबसे पहले आप इसको समझ लें। तो अध्यादेश वो स्थिति है जब जो है संसद ना चल रही हो। ठीक है, संसद की व्यवस्थाएं ठीक तरीके से ना चल रही हो, उसका सेशन ना चल रहा हो, अधिवेशन ना चल रहा हो और देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि तत्काल किसी विषय पर निर्णय लेना आवश्यक हो, कोई नियम बनाना आवश्यक हो, तब भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, एक ऑर्डिनेंस जारी करता है या अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, और दोनों सदनों को कहा जाता है कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, तत्काल बैठक की आवश्यकता है, तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है किसी विशेष परिस्थिति में। तो उस चीज को क्या कहा जाता है? अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। तो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की या ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत। ये बात हो गई
ये बात क्लियर हुई कि अध्यादेश क्या होता है। अब राष्ट्रपति अध्यादेश उस स्थिति में जारी करता है जब संसद के दोनों सदनों में अधिवेशन ना चल रहा हो, यही बात मैंने अभी आपको बताई। और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अविलंब कार्यवाही की आवश्यकता है, बिना देर किए कार्यवाही की आवश्यकता है, किसी विशेष विषय पर डिसीजन लेने की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो है अध्यादेश जारी करके दोनों सदनों को बैठक के लिए बुला सकता है। चलिए आगे देखें। राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियों के बारे में बात करें या जुडिशियल पावर के बारे में बात करें तो आर्टिकल 124 के, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और 217 के अनुसार उच्च न्यायालय। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, साथ ही साथ भारत के जितने भी राज्य के हाई कोर्ट के न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। उसके बाद हम पहुंचे आर्टिकल 143 पे। आर्टिकल 143 पे पहुंचे तो राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार भी है। अगर किसी विषय पे राष्ट्रपति को जरूरत पड़े कि उसे सलाह मशवरा की आवश्यकता है तो वो उच्चतम न्यायालय से यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आती है कि जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट दे वो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति माने ही, यानी कि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती, ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति माने ही। लेकिन राष्ट्रपति को अगर लगता है कि उसे भी सलाह मशवरा की आवश्यकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से वो एडवाइस ले सकता है। आगे देखें, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, पार्डन्स की शक्ति दी गई है। पावर ऑफ पार्डन्स है राष्ट्रपति के पास कि अगर कोई अपराधी क्षमा मांगना चाहे तो राष्ट्रपति के पास उसको क्षमादान देने की भी पावर है। तो ये हमने जानी कुछ जुडिशियल पावर जानी, यानी कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में जाना। अब जानते हैं हम राष्ट्रपति की कुछ वित्तीय शक्तियों के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल पावर्स के बारे में कि क्या है राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर्स। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हर साल जो है आपने देखा होगा कि आपके भारत देश का बजट फरवरी के महीने में आता है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको संवैधानिक भाषा में कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर एक साल का होता है, तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों के सम्मुख राष्ट्रपति के नाम से ही जो है प्रस्तुत किया जाता है बजट। तो बजट किसके नाम से प्रस्तुत किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के नाम से। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्री के नाम से। बजट को क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अब आप देखें कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक, कोई भी फाइनेंशियल बिल जो है लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कोई भी फाइनेंशियल बिल लोकसभा में जाना हो तो उसके पहले राष्ट्रपति की परमिशन आवश्यक है, उसकी अनुमति आवश्यक है। उसके बाद हम देखें भारत की आकस्मिक निधि या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ भारत। आकस्मिक निधि क्या होती है? वैसे तो भारत की संचित निधि से ही सारे खर्चे किए जाते हैं, लेकिन अगर बीच में कुछ ऐसे पैसों की आवश्यकता पड़ गई, अर्जेंट पैसों की आवश्यकता पड़ गई कि उसके लिए एक विशेष प्रोसीजर को अपनाया नहीं जा सकता, पैसा निकालने के लिए किसी सरकारी काम में पैसा लगना है, बहुत अर्जेंट में लगना है, तो वो उसके लिए पैसा कहां से निकाला जा सकता है? आकस्मिक निधि से, कंटिजेंसी फंड से। उसे ही आकस्मिक निधि यानी कि अचानक से पैसों की जरूरत पड़े, ठीक है। तो उसके लिए इतना समय नहीं है कि पहले मनी बिल लाया जाए, फिर दोनों सदनों से पास हो, फिर वो उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो, फिर जो है पैसा निकाला जाए। तो भारत की आकस्मिक निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड से अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो
भारत की आकस्मिक निधि या कंटिजेंसी फंड पर किसका कंट्रोल होता है? भारत के राष्ट्रपति का पूरा कंट्रोल होता है, पूरा नियंत्रण होता है। वह संसद की स्वीकृति के बिना, इसमें से संसद की स्वीकृति के बिना यानी राज्यसभा और लोकसभा की परमिशन के बिना भी इसमें से आकस्मिक खर्चों के लिए कुछ धन सरकार को दे सकता है। तो ये हो गई आकस्मिक निधि या कंटिजेंसी फंड की बात कि किस तरीके से राष्ट्रपति का इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो है करों के विभाजन की बात अब यहाँ पे करी जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर करों का विभाजन होना हो, टैक्स का विभाजन होना हो, तो उस संबंध में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति भी की जाती है, जो कि हर 5 साल में वित्त आयोग अपॉइंट किया जाता है। तो वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत करता है। और वित्त आयोग क्यों बनाया जाता है? ताकि केंद्र और राज्य के बीच कर जो है बराबर मात्रा में उनकी आवश्यकता के अनुसार बांटे जाएं। ठीक है, इतनी बात हुई। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में बात करें तो क्या है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स? तो भारत का राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो है, वो रक्षा बलों जैसे कि थल सेना, वायु सेना और नौ सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत का राष्ट्रपति जो है रक्षा बलों, थल सेना, वायु सेना और नौ सेना, जिसे कि जल सेना भी कहा जाता है। नौ सेना को क्या कहा जाता है? जल सेना। यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों का, ये जो 3 सशस्त्र बल हैं, रक्षा बल हैं, इनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सुप्रीम कमांडर कौन होता है? कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत होता है। तो इस तरीके से जो है हमने कुछ क्या जानी? राष्ट्रपति की शक्तियां जानी। कौन कौन सी शक्तियां? कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, सैन्य शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति आदि आदि, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इन सब शक्तियों के बारे में जाना। अध्यादेश क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में जाना। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। तो अभी तक हमने ओवरऑल कहाँ तक पढ़ लिया? अभी तक हमने ओवरऑल राष्ट्रपति तक हमने पढ़ लिया है। आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम इसके आगे का पार्ट 2 में एक बार और रिवीजन करेंगे, मतलब आगे के चैप्टर का पार्ट 2 में रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन में, इस चैप्टर में अभी ये पार्ट 1 हुआ है। पार्ट 2 जो है हम जल्दी ही, तुरंत ही, मतलब अगले सेशन में करेंगे। तो अगले सेशन से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा? अगले सेशन से जुड़ने के लिए जो है आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन से जुड़ना होगा। साथ ही साथ अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ई नोट्स और ई बुक्स भी चाहते हैं तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, इससे आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको ये सारे टॉप कोर्सेज जो कि अवेलेबल हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, साथ ही साथ दूसरे कोर्सेज भी यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, यूईटी, एनटीएससी एंड ओलंपियाड ऑल्सो। तो मैग्नेट ब्रेन्स जो है यूट्यूब के अलावा आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है? ये अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है? आज के सेशन को, आज के इस वीडियो को, आज के 1 शॉर्ट रिवीजन को, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।